नमस्कार दोस्तों, मैं शुभान शुक्ला आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं रासायनिक बलगतिकी में हमने लेक्चर 1.1, 1.2, 1.3 इस सीरीज में लेक्चर 1.6 तक कंप्लीट कर दिया है। सो आज हम कौन सा लेक्चर पढ़ेंगे दोस्तों? आज हमारा लेक्चर होगा लेक्चर 1.7। ज्यादा लेक्चर्स नहीं होंगे, आप लोग बिल्कुल घबराएंगे नहीं। इन लेक्चर्स को छोटा छोटा डिवाइड किया गया है ताकि आपको आसानी से समझ में आता रहे। करने के लिए हम लोग ये क्या कर सकते थे, पूरे लेक्चर को हम लोग 2-2, 3-3, 4-4 घंटे में कर सकते थे, लेकिन वो 4 घंटे का पढ़ाई आपके समझ में भी आने वाला नहीं है। इसीलिए छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग पढ़ेंगे और लेसन को आसानी से समझते रहेंगे। सो हमारे लेक्चर 1.7 में हमारा क्या रहेगा, इसके लिए हम आगे बात करेंगे। सो एक समय के लिए हम ये देखते हैं कि लेक्चर 1.6 में हमने कवर क्या किया था। सो दोस्तों, लेक्चर 1.6 में हमने आपको ये बताया था कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मान वहां पर हमने डिराइव किया था। k का मान क्या आया था? k का मान आया था k = x/t, जहां पर x क्या होता था? x वियोजन की मात्रा है। वियोजन की मात्रा मतलब क्या होता था? जो उत्पाद बनता था, यानी अभिकारक से जो उत्पाद वियोजित होता था वही x होता था। और k क्या होता है सर? वेग स्थिरांक होता है। और t क्या होता है? ये सब लोग जानते हैं। t को हम लोग क्या बोलते हैं? समय बोलते हैं। सो इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और वहां पर हमने शून्य कोटि के लिए बात किया था। तो आज हम कौन सी कोटि की अभिक्रिया की बात करेंगे? तो सबके मन में ख्याल आ रहा होगा, सर आज तो आप स्टार्ट करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मान कैसे निकाला जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपना हेडिंग लिख दिया है, हेडिंग क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का व्यंजक, यानी k का मान हमको निकालना है। इसी k के मान से कई सारे हमारे न्यूमेरिकल्स भी लगने वाले हैं। सो उनको कैसे किया जाएगा, इस k का मान कैसे निकाला जाएगा, ये वाला पॉइंट भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, यानी उसको बहुत ही पसंदीदा उसका क्वेश्चन बोल सकते हैं। यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। सो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले फोकस करते हैं क्या लिखा हुआ है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती क्या है? तो सर सबके दिमाग में एक बात आ रही होगी, आपने सर बताया था कि वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक, वह अभिक्रिया जिसकी दर किसी एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, क्या कहलाती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। या इसको दूसरी तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दूसरी तरीके से हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एक ऐसी अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की, या वह अभिक्रिया जिसकी दर किसी एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, क्या कहलाती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। सर डेफिनेशन तो हमको पता चल गई, अब इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम बात करते हैं और मानते हैं क्या? एक अभिक्रिया। यहां पर हमने लिखा माना अभिक्रिया। चूंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो अभिकारक हमको कितना लेना है? एक ही अभिकारक लेना है। कोई एक अभिकारक आप मान लीजिए, हम यहाँ पर कोई एक अभिकारक, सबसे सरल अभिकारक, अल्फाबेट जब पढ़ते हैं तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? ए से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई अभिकारक हमने ए मान लिया, ये क्या बना रहा है? उत्पाद बना रहा है। अब ये ए ही क्यों माना, और ए की जगह हम बी सी डी कुछ भी ले लें, आप बिल्कुल ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है, अभिकारक केवल एक ही लेना है, एक से ज्यादा अभिकारक आपको नहीं लेने हैं। यानी आप ये नहीं कर सकते ए ले लें प्लस बी ले लें प्लस सी ले लें प्लस डी ले लें, आप ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए बात करते हैं। सो एक अभिकारक मान लिया, ये उत्पाद बना रहा है। चूंकि ये क्या होती है, इसमें सांद्रता पर निर्भर करती है। कौन निर्भर करती है? अभिक्रिया की दर। सो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? माना प्रारंभ में सांद्रता। हम आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि प्रारंभ में सांद्रता कैसे मानते हैं। सो यहां पर कोई अभिकारक हमने कैपिटल ए ले लिया, यहां पर इसकी सांद्रता कितनी ले लेते हैं? स्मॉल ए। स्मॉल ए सांद्रता होती क्या है? सांद्रता होती है कि किसी विलयन में
या किसी विलयन के इकाई आयतन में पदार्थ की मात्रा उसकी क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। यानी कोई अभिकारक है, उसमें हमने कितने अणु मान लिए? मान लिया हमारे स्मॉल a अणु उसमें उपस्थित होंगे। अब स्टार्टिंग है, वहां पर स्टार्टिंग में कोई भी उत्पाद नहीं बना होगा। अगर उत्पाद नहीं बना होगा तो उसकी सांद्रता कितनी होगी? आप कहेंगे उसकी सांद्रता 0 होगी। अब कुछ समय गुजर गया, t समय बाद हमको क्या देखना है? सांद्रता। अब सर कुछ समय गुजर गया, जब समय गुजरा होगा तो क्या बना होगा? उत्पाद बना होगा। मान लेते हैं कितना उत्पाद बना होगा? X उत्पाद बना होगा। कितना उत्पाद बना होगा? X। ये X उत्पाद कहां से बना होगा? जब A से कम हुआ होगा तभी उत्पाद बना होगा। इसीलिए इसको हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? A माइनस एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? A माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब अभिक्रिया का दर नियम यहां पर लगाएंगे, या हम बोल सकते हैं अभिक्रिया का दर नियम लगाएंगे, या अभिक्रिया का दर समीकरण लगाएंगे। तो दोस्तों लिखते हैं। तो दोस्तों हमने अभिक्रिया का दर नियम लिख लिया है। अभिक्रिया का दर नियम होता क्या है? अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होती है। कौन अनुक्रमानुपाती होती है? अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? dx अपॉन dt। कह रहा है अभिक्रिया की दर अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती का साइन लगा लिया। किसके अनुक्रमानुपाती होती है? तो यहां पर क्या लिखा है? अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती। अभिकारक की सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ है? तो आप क्या कहेंगे सर? स्टार्टिंग में सांद्रता थी A, परिवर्तन कितना हुआ? यानी कुछ समय अगर गुजर गया तो सांद्रता में परिवर्तन कितना हुआ? A माइनस एक्स परिवर्तन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है कि अभिक्रिया की जो दर होती है वो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन के, यानी कुछ समय बाद जो परिवर्तन हुआ है वो उसके अनुक्रमानुपाती होती है। तो परिवर्तन कितना हुआ है? A माइनस एक्स का परिवर्तन हुआ है। फिर हमारा काम क्या होता है? सबको पता है, अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे, बराबर लगाएंगे और एक कांस्टेंट लगाएंगे। कांस्टेंट इसमें कौन सा लगाएंगे? कांस्टेंट हम लगाएंगे के होता क्या है? के वेग स्थिरांक है। तो दोस्तों इसको लिखते हैं। तो दोस्तों हमने इसको लिख लिया, dx अपॉन dt इज इक्वल टू k इंटू a माइनस एक्स। फिर हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया यानी लेक्चर 1.6 में क्या बताया था? इस समीकरण का क्या करते थे? समाकलन करते थे। लेकिन वहां पर यहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, लेकिन इस समीकरण यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में क्या लिखा हुआ है? a माइनस एक्स। तो हमारा यहां पर एक काम बढ़ जाएगा। काम क्या बढ़ने वाला है? x वाले टर्म या x वाले जितने भी पद हैं उनको सबको एक पास कर लेंगे और कांस्टेंट वालों को एक पास कर देंगे। तो यहाँ पर x लिखा हुआ है और यहाँ पर x, यानी इस वाले x को हम यहाँ ले आए और dt को कहाँ भेज देंगे? अपोजिट साइड में भेज देंगे। लिखते हैं dx अपॉन a माइनस एक्स को इसके नीचे ले आएंगे, a माइनस एक्स इज इक्वल टू k इंटू dt। क्या किया? dt को k के पास भेजा और x वाले पदों को हमने एक पास कर लिया। अब इस समीकरण को हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब इस समीकरण का हमको क्या करना है? इस समीकरण का हमें समाकलन करना है। तो दोस्तों इसको देखते हैं, इसका समाकलन कैसे करेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे? समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समाकलन करने के लिए हम समाकलन का साइन लगाते हैं और यहां पर क्या लिखा हुआ है? dx अपॉन a माइनस एक्स। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन a माइनस एक्स, यहां पर क्या लिख दें? dx लिख दें। इस फॉर्मेशन में हम लोग लिख सकते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है? k इंटू dt। इसका भी हमको समाकलन करना पड़ेगा। और सर हमने लेक्चर 1.6 में बताया था कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता है। जो कांस्टेंट होगा वो समाकलन के साइन से बाहर आ जाएगा। सो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिरांक। के कहाँ हो जाएगा? के बाहर आ जाएगा और हमको समाकलन किसका करना पड़ेगा? dt का समाकलन करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसको देखते हैं। यहां लिखा 1 अपॉन a माइनस एक्स, यहां पर क्या है? dx है। यहां पर k को बाहर करेंगे और यहां क्या आ जाएगा? dt आ जाएगा। ठीक है। अब इस समीकरण को हम लोग क्या मान लेते हैं? समीकरण नंबर
2। अब हम देखते हैं कि इसका समाकलन हम कैसे करेंगे और इसका समाकलन हम लोग कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले किसका समाकलन देखेंगे, 1/a माइनस एक्स इंटू dx का समाकलन कैसे किया जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, 1/a माइनस एक्स, इसका समाकलन करना है किसके सापेक्ष, dx यानी x के सापेक्ष। अब इसको हम कैसे करेंगे, यहां पर हम क्या लिख लेते हैं, माना a माइनस एक्स बराबर t। a माइनस एक्स यानी a क्या है, यहां पर कांस्टेंट है, ठीक है। सो इसीलिए हमने इसको क्या मान लिया, a माइनस एक्स इज इक्वल टू t। जब ये t के बराबर हो गया तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण को हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 3, ठीक है। सो हमको क्या करना है, समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब सर अवकलन के बारे में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि किसके सापेक्ष कैसे अवकलन किया जाता है। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। करते हैं अवकलन, यानी हम क्या लिखते हैं अवकलन के लिए, डी बाई डी एक्स ऑफ किसके लिए, a का अवकलन करेंगे, माइनस डी बाई डी एक्स किसका अवकलन करेंगे, x का अवकलन करेंगे, बराबर इसी तरीके से यहाँ पर लिखेंगे डी बाई डी एक्स इंटू टी का अवकलन यहाँ पर हमको करना है। जैसे कांस्टेंट यहाँ पर अवकलन, जब कांस्टेंट का अवकलन जो होता है उसका मान कितना हो जाता है, 0, यानी कांस्टेंट का अवकलन का मान कितना हो जाएगा, 0, माइनस x का x के सापेक्ष अवकलन का मान कितना होता है, 1, यानी x का x के सापेक्ष जब अवकलन करते हैं तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 1। डी बाई डी एक्स इसका किसके सॉरी यहाँ पर t का अवकलन x के सापेक्ष करना है तो इसको क्या लिखेंगे, dt अपॉन dx, सॉरी dt अपॉन dx। अब हमको क्या करना है सर, हमको करना है dx का मान निकालना है। a माइनस एक्स को तो हमने t मान लिया, ठीक है। जब हमने इसको t मान लिया तो ये तो हो गया x के टर्म में, ये हो गया t के टर्म में, ये तो मैच नहीं किया। हमको क्या करना है, इसको dx का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे और इसको देखते हैं क्या आएगा। सो यहां से dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल टू dt अपॉन इस -1 को कहां भेज देंगे, नीचे, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, dx इज इक्वल टू माइनस का dt। अब दोस्तों देखते हैं क्या बनेगा, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन a माइनस एक्स को आपने क्या माना था, t माना था, क्या माना था, t माना था। क्यों माना था, यहां पर लिखा हुआ है। अब dx का वैल्यू कितना आया है, dx की जगह कितना आया है, माइनस का dt। अब ये वाला माइनस कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, माइनस को बाहर लिख लेते हैं और ये किस फॉर्मेशन में चेंज हो जाएगा, देखते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन टी इंटू डी टी। सर यहाँ हमने एक फॉर्मूला टाइप का बना लिया है। फॉर्मूला क्या होता है, तो हम यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे और लिखेंगे फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स का जब समाकलन करते हैं, 1 अपॉन एक्स का समाकलन जब किया जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है log x। आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्या करना है, 1 अपॉन एक्स का समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है, log x। log का बेस यहाँ पर क्या होता है, बेस होता है e, ठीक है। सो 1 अपॉन एक्स का समाकलन का फॉर्मूला log x होता है। इसको केमिस्ट्री में हम बेस e वाला फॉर्मेशन नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखते हैं, ln। ln होता क्या है, नेचुरल लॉग। क्या होता है, नेचुरल लॉग। इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 अपॉन एक्स, या यहाँ पर लिख देंगे dx बराबर हो जाएगा ln a। यहाँ पर ln है क्या, नेचुरल लॉग, ठीक है दोस्तों। सो x यहाँ पर है, यहाँ पर x है, सॉरी यहाँ पर a नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ x था, यहाँ x है, तो यहाँ भी क्या आया, x आया। लेकिन हमारे पास क्या है सर, यहाँ t है और यहाँ t है, तो इसका मतलब जब हम ये वाला फॉर्मूला इसमें लगाएंगे तो इस x की जगह क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। यानी हमको उस फॉर्मूले में चेंज कर लेना है। तो इसका फॉर्मूला जब हम लगाएंगे इसमें, अतः यहाँ से क्या आ जाएगा, अतः माइनस का 1 अपॉन टी इंटू डी टी का जब समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस तो माइनस ही रहेगा और इसका समाकलन जो होता है वो किसके बराबर होता है, नेचुरल लॉग x के बराबर होता है। जब x के साथ करते हैं, यहाँ पर हम किसके साथ कर रहे हैं, t के साथ, तो इसका समाकलन कितना आएगा, ln t। कितना आया, नेचुरल लॉग t आया,
ठीक है। और t है क्या, t की जगह हमने क्या लिखा है, t हमने किसको माना है, t हमने माना है a माइनस एक्स को। यानी आपको इतना सारा स्टेप ध्यान नहीं रखना है, ये केवल समझना है। यानी जब हम इसका समाकलन करने जाएंगे तो इसका समाकलन का मान कितना आएगा, नेचुरल लॉग a माइनस एक्स, ठीक है। सो यहां से इसका समाकलन आया 1/a माइनस एक्स का, जब हम समाकलन करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स। ये एक मान आ गया, इस वाले मान को हम यहां रख देते हैं। क्या लिखा है मैंने, नेचुरल लॉग a माइनस एक्स बराबर k इंटू, सर हमने पता है कि लेक्चर 1.6 में हमने क्या देखा था, dt का जो समाकलन होता है वो किसके बराबर हो जाता है, t के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, t लिख दिया, प्लस यहाँ पर एक लिखते थे i होता क्या है, i होता है समाकलन स्थिरांक। i क्या है, समाकलन स्थिरांक, समाकलन स्थिरांक। अब हमको क्या करना होता है, इस समाकलन स्थिरांक का हमको मान निकालना होता है और मान निकाल के यहाँ पर रखना होता है। और हमको क्या निकालना है, k का मान निकालना है। यानी k का मान कैसे निकालेंगे, पहले i का मान निकालते हैं, i का मान निकालकर इस समीकरण में रखेंगे और इस समीकरण को हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक है दोस्तों। तो इसको हटाते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में जब सर हम i का मान निकाल रहे थे लेक्चर 1.6 में हमने क्या बताया था, चूंकि हम ये सब काम कब कर रहे हैं, जब कुछ समय गुजर गया। समय कितना गुजर गया, t समय गुजर गया। जब t समय गुजर गया तो हम क्या कर रहे थे, t समय जब गुजर गया तो हमने ये मान निकाल लिया। अब हम बात करेंगे किसके लिए, स्टार्टिंग के लिए। स्टार्टिंग यानी प्रारंभ, प्रारंभ में t कितना होगा, तो आपका आंसर होगा प्रारंभ में सर जो t होगा वो किसके बराबर होगा, 0। और अगर t 0 हो गया, स्टार्टिंग की आप बात करेंगे यानी समय कुछ भी नहीं था, तो क्या उत्पाद बना होगा, तो आपका आंसर भी होगा सर उत्पाद वहां पर नहीं बना होगा। यानी हमको समीकरण 3 में क्या रखना है, समीकरण 3 में रखना है t बराबर 0 व x बराबर 0 रखने पर। लिखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनस का ln a माइनस, लिख लिया। x की जगह कितना रखना है, हमको 0 रखना है। x की जगह हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया, बराबर लगाया। फिर क्या लिखा हुआ है, k लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर k लिख लिया इंटू t की जगह हमको कितना रखना है, 0 प्लस उसके बाद क्या लिखा हुआ है, i लिखा हुआ है। अब यहाँ से हमको i का मान पता चल गया। यहाँ से क्या आया, माइनस का ln a से 0 जाएगा तो कितना आएगा, a आएगा। 0 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा, 0 आएगा, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, i आ जाएगा। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, या i बराबर माइनस का नेचुरल लॉग कितना आ गया, a आया। अब ये जो i का मान आया हुआ है ये हमको कहाँ रखना है, ये i का मान रखना है समीकरण 3 में। तो दोस्तों इसको लिखते हैं i का मान समीकरण 3 में रखने पर। i का मान कहाँ रखना है, समीकरण 3 में रखना है। तो दोस्तों इसको रखते हैं और देखते हैं k का मान क्या आएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स बराबर k इंटू टी प्लस i की जगह कितना आया, माइनस का नेचुरल लॉग a। यहाँ पर हमने लिख लिया माइनस का नेचुरल लॉग a आया। अब जितने भी लॉग वाले हैं उनको सबको एक पास कर लेंगे। ये माइनस वाला जब बराबर के इस साइड आएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप कहेंगे जब माइनस वाला बराबर के इस साइड आएगा तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इसको हम कहाँ लेकर आएंगे, इस साइड में लेके आएंगे। सो ये क्या हो गया, नेचुरल लॉग a, ये किस में था, माइनस में था, माइनस लगाया, नेचुरल लॉग a माइनस एक्स बराबर यहाँ क्या हुआ, k इंटू टी। एक फॉर्मूला और पता है, यहां से क्या हो सकता है, इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर हमको एक फॉर्मूला और पता है, लॉग में एक फॉर्मूला होता है, लॉग अगर m माइनस लॉग में n दिया हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग m अपॉन n। किस में लिख सकते हैं, लॉग m अपॉन n में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी ये दो लॉग माइनस में दिए हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग a अपॉन a माइनस
x में इसको लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि सर हमें फॉर्मूला पता है, जब दो लॉग की वैल्यू माइनस में दी हो तो उसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं। बराबर क्या लिखा हुआ है हमने यहाँ पर, k इंटू टी लिखा हुआ है। ठीक है, हमको मान किसका निकालना है? हमें मान निकालना है k का, यानी k को हमको यहीं रखना है और t को इस साइड में हमको भेजना पड़ेगा, क्योंकि हमको k की वैल्यू चाहिए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको देखते हैं दोस्तों। यहां पर क्या लिख सकते हैं इसको, 1 अपॉन टी नेचुरल लॉग a अपॉन a माइनस एक्स बराबर k। यहां पर एक छोटा सा काम और बढ़ेगा, और काम क्या बढ़ेगा, यहां पर लिखेंगे नोट। नोट क्या है, नेचुरल लॉग यानी ln को लॉग बेस 10 में बदलने के लिए 2.303 से गुणा करते हैं। ये नोट ध्यान रखना है, यानी नेचुरल लॉग को अगर लॉग बेस 10 में बदलना है, चूंकि बेस 10 में हमने क्यों बदला, बेस 10 में इसलिए बदला क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल लगाएंगे हम लोग वो सब के सब हम बेस 10 पर बात करेंगे, इसीलिए हमको बेस 10 में बदलना पड़ेगा। जो बेस 10 में जब हम नेचुरल लॉग को चेंज करते हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, आप कहेंगे 2.303 से गुणा करते हैं। तो यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं, अतः k बराबर 2.303 इंटू 1 अपॉन टी। नेचुरल लॉग को हमने चेंज किया है किसमें, लॉग बेस 10 में, इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। यही आपका k का वैल्यू है, किसके लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। सो इतना काम करना है हमको, प्रथम कोटि की अभिक्रिया को जब सॉल्व करना पड़ेगा तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, हमने इसमें क्या किया, कुछ नहीं करना था। इसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, अभिकारक कितना लेना है, एक लेना है, एक अभिकारक ले लिया। ये क्या बना रहा है, उत्पाद बना रहा है। अब एक अभिकारक उत्पाद बनाएगा तो मान लेते हैं प्रारंभ में सांद्रता A थी, तो उत्पाद की सांद्रता कितनी होगी, 0। अब कुछ समय गुजर गया, समय गुजरा, उत्पाद कितना बना, x बन गया। x बन गया तो यहां से बना होगा, तभी तो यहां से कम हुआ होगा, इसीलिए यहां पर क्या लिख लिया, a माइनस एक्स लिख लिया। फिर हमने क्या लगाया, अभिक्रिया का दर नियम लगाया, दर नियम लिखा। और दर नियम होता क्या है, जो अभिक्रिया की जो दर होती है वो अनुक्रमानुपाती होती है, किसके, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होती है। इस तरीके से हमने इसको फॉलो किया और यहां से समीकरण नंबर 1 बनाया। और इस समीकरण को हमको क्या करना है, समाकलन करना है। समाकलन करने के लिए हमने क्या किया, x वाले टर्म्स को 1 पास किया, बाकी टर्म्स को 1 पास कर दिया। फिर हमने इसका क्या किया, समाकलन किया। समाकलन करने के बाद हमको क्या निकालना होता है, समाकलन स्थिरांक का मान। समाकलन स्थिरांक का मान कैसे निकलेगा, सर ये सब हम जो बात कर रहे हैं वो t समय बाद के लिए कर रहे हैं, हम बात करेंगे स्टार्टिंग के लिए। जब स्टार्टिंग की हम बात करेंगे, चूंकि स्टार्टिंग की बात हो रही है तो वहां पर टाइम कितना होगा, 0 हो गया। टाइम कितना होगा, 0 होगा। अगर टाइम 0 होगा तो क्या कोई उत्पाद बना होगा, तो आप कहेंगे सर अगर टाइम 0 हो गया तो उत्पाद भी कहां बना होगा, इसका मतलब x का वैल्यू भी कितना होगा, 0 होगा। अब इन दोनों मानों को हम कहां रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। 3 में रखने से हमको i का मान पता चल गया। अब इस i का मान हमने कहां रखा, समीकरण 3 में रखा। और फिर हमने एक फॉर्मूला और लगाया। फॉर्मूला क्या है, log m माइनस log n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है log m अपॉन n। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। फिर हमने यहाँ पर एक छोटा सा नोट है। नोट क्या है, नेचुरल लॉग को log बेस 10 में बदलने के लिए 2.303 से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पर हमने क्या किया, 2.303 से मल्टीप्लाई किया और k का मान निकाल लिया। यही क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का व्यंजक है। यहीं से आपके कई सारे न्यूमेरिकल भी लगेंगे और ये पूरा का पूरा
प्रॉपर सॉल्व करने के लिए भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो इसको आसानी से पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, वीडियो को देखेंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, वहां से आपको इसका हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, वहां से आप इसकी पढ़ाई करेंगे और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।